चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में बात किया था, ठीक है। हाँ, आप बताइए सस्टेनेबल टर्म जो है वो किस साइंटिस्ट ने दिया था? यार भाई, मैं मानता हूं कि आप उत्सुकता होती है मन में जब कोई प्रश्न पूछता है, तो थोड़ा सा अगर धैर्य रखें तो सही रहेगा। किसने दिया था? जैक्सन ने दिया था। वेरी गुड। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? लैटिन वर्ड है, ठीक है। कौन से वर्ड से लिया गया है? मतलब सस्टेन वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? टू कीप, टू मेंटेन, टू अपहोल्ड, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। लास्ट क्लास के अंदर हमने सस्टेनेबल हो गई बातचीत, अब किसी और को बात करना है? चलिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने हीरो, ओ भाई शांत हो जाए यार, मैं समझ सकता हूँ क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। चलिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया था। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर दो तीन चीजें आपको याद रखना है। पहली चीज कि सस्टेनेबल जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड सस्टेन से लिया गया है, जिसका मतलब टू अपहोल्ड, टू मेंटेन, टू कीप जो है इसका मतलब होता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो एक ऐसा एग्रीकल्चर सिस्टम जिसके अंदर हमें इतना प्रोडक्शन लेवल लेना है वो किसको सेटिस्फाई कर सके? चेंजिंग ह्यूमन नीड्स को, ठीक है। साथ ही साथ जो हमारा रिसोर्सेज है उसको इस तरीके से हमें मेंटेन करना है, इस तरीके से कंजर्व करना है ताकि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी वो बरकरार रहे। और मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें जो नीचे लाइन है वो है मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। अगर ये 4 पॉइंट आपको किसी की डेफिनेशन में मिलते हैं तो किसकी है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की। गुड इवनिंग दशरथ, शिवदीप, दियाराम। चलिए, इसके बाद मैंने कहा था कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर 3-4 चीजें आती है। फिर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के टाइप्स की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स आता है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, पर्माकल्चर, परमानेंट एग्रीकल्चर, कई सारे नेटुका फार्मिंग, ठीक है। कृषि पद्धति कई कई सारे हैं, ठीक है, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव इकोलॉजिकल बैलेंस है। वो किस में आएगा? आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर आता है, ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर हमने 3 टर्मों के बारे में बात किया, हिया, लिया और लेइजा के बारे में बात किया। नमसा, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में बात किया, जो 2014 और 15 में स्टार्ट हुआ था। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं, भारत के अंदर शुरुआत की बात करते हैं तो लगभग 1980s में, यानी 1980 के दशक में, यानी 70 से 80 के बीच में जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रचलन में आया था। इसका रीजन ये था कि 1966-67 के अंदर जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर हुआ तो हाई यील्डिंग वेराइटीज के साथ साथ केमिकल, एग्रोकेमिकल्स का यूज ज्यादा हुआ, फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज हुआ, पेस्टिसाइड का ज्यादा यूज हुआ, इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी थी, हाई यील्डिंग रेस्पॉन्सिव वैरायटी हमने ग्रो की थी। तो इससे क्या हुआ कि मेनली हमारे जो इंडिया के फर्टाइल एरिया थे वो बंजर, यानी कहीं ना कहीं जो है उनका जो फर्टिलिटी लेवल था वो डिग्रेड होता गया। तो इसके देखते हुए उस जमाने में 1970 से 1980s के बीच में साइंटिस्टों ने ये कहा कि हमें एक ऐसा एग्रीकल्चर सिस्टम को फॉलो करना होगा जो कि हमें सस्टेनेबिलिटी दे सके, हमें ऐसा प्रोडक्शन सिस्टम दे सके जिससे कि हम चेंजिंग ह्यूमन नीड्स को भी सेटिस्फाई कर सके, रिसोर्सेज को कंजर्व कर सके और इकोलॉजिकल को बैलेंस कर सके। ये है आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसके बाद हमने कल बात किया था ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक टाइप है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम केमिकल फ्री फार्मिंग में बोलते हैं। मींस इसके अंदर हम ऑल एग्रो केमिकल्स को क्या करते हैं? एक्सक्लूड करते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है, प्रोहिबिट करते हैं और इंक्लूड करते हैं ग्रीन मैन्यूरिंग को, क्रॉप रोटेशन को, या फिर बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स को, या और भी हमारे जो अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट को, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को, ठीक है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को, लेकिन इनके अंदर केमिकल पोर्शन जो है हम उसको यूज नहीं करते हैं। तो आपको है लक्ष्य चावला, गुड इवनिंग। इसके बाद में हमने बात किया था ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर दो चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग टर्म की बात करते हैं तो किसने दिया था? नॉर्थ बोर्न ने दिया था। नॉर्थ बोर्न ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? नॉर्थ बोर्न ने जो है एक बुक लिखा था, वही तो तुम गलती करते हो, वो अल्बर्ट होवार्ड ने लिखी थी, ठीक है, दी एग्रीकल्चर टेस्टामेंट, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के फादर है और जिन्हें एरोबिक मेथड ऑफ कंपोस्टिंग का फादर कहा जाता है। नॉर्थ बोर्न ने लुक टू दी लैंड करके जो है एक बुक लिखा था, जो मैंने आपको पहले ही प्रीवियस क्लासेस के अंदर कहीं ना कहीं लिखाया था, ठीक है। लुक टू दी लैंड जो है अभी हम लिखेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग की डेफिनेशन हमने देखा। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन विच द एक्सक्लूडिंग, अवॉइडिंग ऑल एग्रोकेमिकल्स, लाइक आपका चाहे वो पेस्टिसाइड की बात हो, चाहे वो फर्टिलाइजर्स की बात हो, चाहे वो आपके सिंथेटिक फीड एडिटिव्स की बात हो, चाहे सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन्स की बात हो, इनको हम क्या करते हैं? एक्सक्लूड करते हैं और इंक्लूड करते हैं ग्रीन मैन्यूरिंग को, क्रॉप रोटेशन को, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स को, जीवामृत को, बीजामृत को, कई सारी चीजें हैं।
ये चीज क्लियर है क्या? एक चीज और याद रखना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर जितने भी नेचुरल मिनरल्स हैं उनको भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रिंसिपल्स की बात की थी तो 4 मेनली प्रिंसिपल्स हैं, याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, केयर, फेयरनेस और इकोलॉजी। ये चीज क्लियर है? इसके बाद में ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर 2-3 चीजें और हैं जहां से हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इसके सर्टिफिकेशन से लेकर कि सर्टिफिकेशन की कौन कौन सी स्टेप्स होती है, कौन सा लोगो होता है, किस 100% ऑर्गेनिक है तो उसके साथ क्या लोगो लगा रहेगा, 70% है तो कौन सा लोगो रहेगा, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि भारत के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या हिस्ट्री रहा है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं इंडिया के अंदर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पर काम कर रहे हैं, और इंडिया से पहले हम बात करेंगे कि वर्ल्ड के अंदर ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर रिसर्च में लीड कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो आप एक चीज लिख लेना, कल शायद अपन ने नहीं लिखा होगा, लुक टू दी लैंड जो बुक है वो किसने लिखा है? नॉर्थ बोर्ड ने। ठीक है, जहां हमने नॉर्थ बोन लिखा था उस नॉर्थ बोन के आगे लिख लेना, इन्होंने एक बुक लिखा था लुक टू दी लैंड। इसके बाद में हम थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करने से सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड में, पूरे विश्व के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर जहां भी ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है कि किस तरीके से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में रिसर्च कर सकते हैं, किस तरीके से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को स्टार्ट करें, तो उसके लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया गया जिस इंस्टीट्यूट के बारे में आपने काफी सुना भी होगा। आईफोम करके एक इंस्टीट्यूट है जिसकी स्थापना 5 नवंबर 1972 को बॉन करके एक जगह है जर्मनी के अंदर, वहां पर इसकी स्थापना की गई। तो याद रखना है, एक इंस्टीट्यूट आपसे पूछा जा सकता है आईफोम। आईफोम की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। क्या होगा एम का मतलब? यही तो गलती है, मूवमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। ठीक है, ये लोकेटेड है बॉन जर्मनी में, और इसकी स्थापना जो हुई थी एस्टाब्लिशमेंट 5 नवंबर 1972। ठीक है, 1972। तो एक पॉइंट आपको याद रखना है, आईफोम कहां पर है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। यदि आपने किसी ने एक बुक पढ़ा हो, मालीवाल सर की एक बुक आती है, पीएल मालीवाल सर की, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, उस बुक के अंदर इस आईफोम के अंदर जो है इसकी फुल फॉर्म में एग्रीकल्चर की जगह एग्रीकल्चरल लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है ये क्या है, आपका एग्रीकल्चर है। ठीक है, आईफोम के अंदर जो ए है उसका मीन क्या है? एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चरल नहीं है। आप किसी गूगल पर जब साइट पर जाते हो और इस इंस्टीट्यूट का जब पेज ओपन करते हो तो वहां पर ये एग्रीकल्चर है। ठीक है ना? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट जो कि कहां पर स्थित है? बॉन जर्मनी में है। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 5 नवंबर 1972 को हुआ था। क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड में आया था वो भी 1960 से 70 के बीच में आया था। उसके बाद में अगर हम वर्ल्ड लेवल पर बात करते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन तो कौन है? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग है। इंडिया के अंदर एमएस स्वामीनाथन साहब है। तो 1972 मींस पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो गई। तो आप माइंड में ये सेट रखना है कि आईफोम की स्थापना कब हुई थी? 5 नवंबर 1972 को। एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पूरे विश्व के अंदर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का कितना एरिया है। ठीक है, और कौन सी कंट्री जो है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा करती है। तो याद रखना है 2 पॉइंट और इसमें याद रखना है, एरिया। ठीक है, तो पूरे विश्व में 72.1 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है वो किसमें है? ऑर्गेनिक फार्मिंग का है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग जिस कंट्री में की जाती है? ऑस्ट्रेलिया। अभी हाल ही में हमारे भारत को शिकस्त देने वाला अगर कोई है, कौन है?
ऑस्ट्रेलिया। इंडिया का स्थान जो है याद रखना है ऑर्गेनिक फार्मिंग में 9th नंबर पे है। इंडिया जो है 9th पे है, ठीक है। 72.1 मिलियन हेक्टेयर एरिया किसमें है? ऑर्गेनिक फार्मिंग में है। ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले नंबर पर है, अर्जेंटीना सेकंड पर है, स्पेन जो है थर्ड नंबर पर है। इंडिया का कौन सा स्थान है? 9th पहले से। क्लियर हुआ क्या? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वर्ल्ड में ऑर्गेनिक फार्मिंग का एरिया कितना है? 72.1 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। अभी लिख लेना, एक बार हम और थोड़ा इसमें बात कर लेते हैं। यदि हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, आपने सुना होगा NCOF, नाम सुना है, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या ये इसकी सही फुल फॉर्म है क्या? पहले चलो एरिया की बात कर लेते हैं। इंडिया के अंदर एरिया जो है वो है 2.1 मिलियन हेक्टेयर एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट एरिया है, ठीक है, वो है एमपी का। एमपी के बाद है राजस्थान और राजस्थान के बाद है महाराष्ट्र, ठीक है। और यदि हम राजस्थान की बात करते हैं, ठीक है, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिक एरिया है वो है झालावाड़। कहां पर है? झालावाड़ में। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, यहां से पूछा जा सकता है, नोट लगा कर, फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट। और राजस्थान में बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। स्टेट की बात की जाए तो कौन सा स्टेट है? सिक्किम है, देखिए एक बार देखना, यदि हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग का एरिया कितना है? 2.1 मिलियन हेक्टेयर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, टोटल कल्चरेबल लैंड जो है इंडिया के अंदर 143.8 मिलियन हेक्टेयर है। उसका महज कितना? 2.1 मिलियन हेक्टेयर क्या है आपका? ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर है। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में एरिया है वो कौन से स्टेट का है? मध्य प्रदेश का है। सेकंड कौन सा है? राजस्थान। थर्ड कौन सा है? महाराष्ट्र। राजस्थान की अगर मैं बात करता हूं तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा एरिया कहां पर है? झालावाड़ में है। झालावाड़ के ही एक किसान थे जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया, उनका नाम क्या है? हुकुमचंद पाटीदार, ठीक है। अगर बात करते हैं फुल्ली ऑर्गेनिक, यानी फुल्ली ऑर्गेनिक का मतलब ये हो गया कि उस स्टेट का जितना ज्योग्राफिकल एरिया है वो टोटली वहां पर क्या किया जाता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाता है। यदि स्टेट की बात की जाए तो स्टेट में भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जनरली कि कौन सा स्टेट जो है वो फुल्ली ऑर्गेनिक है, तो याद रखना है कौन सा है? सिक्किम। यदि आपसे पूछा जाए हिली स्टेट, यानी पहाड़ी इलाकों में स्थित अगर कोई राज्य है तो कौन सा है? वो उत्तराखंड है। ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। जनरली क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा स्टेट है, तब भी सिक्किम जाएगा। अगर पर्टिकुलर पूछा जाए ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब होता है मैदानी भागों में, अगर वाला स्टेट पूछा जाए तो सिक्किम है। हिली में पूछा जाए तो उत्तराखंड है। फर्स्ट कौन सा है आपका? सिक्किम ही है। फर्स्ट कौन सा है? सिक्किम है। उसके बाद में उत्तराखंड जो है वो फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट बना है। इसके बाद में राजस्थान की बात की जाए, यहाँ राजस्थान फुल्ली ऑर्गेनिक नहीं है। यहाँ पर हम प्रेफरेंस देख रहे हैं राजस्थान के केस में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका? डूंगरपुर जो है ये क्या है आपका? फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी के अंदर आता है। यहाँ तक क्लियर है आपको? इसके बाद में दो तीन चीजें आपसे पूछी जाती है। दो इंस्टीट्यूट जो है वो इंडिया के अंदर बड़े फेमस है। एक है आपका NCOF। क्या है? NCOF। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल, बोलो, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या मिस्टर रमन ये सही है क्या? फुल फॉर्म सही है क्या? ये फुल फॉर्म तो सही है, लेकिन जब आप आज गूगल करोगे, अभी थोड़े दिन पूर्व जो है इस नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम चेंज करके जो है
नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग कर दिया गया है। नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग कर दिया है, किसका नाम? एनसीओएफ का रीनेम है। हुआ क्या था, त्रिलोचन महापात्रा जैसे ही डीटी से हटे थे, उसके बाद में हमारे जो पाठक साहब बने, हिमांशु पाठक, उन्होंने जो है हमारे एसके शर्मा सर यहाँ पर एमपीयूटी के पहले डायरेक्टर ऑफ रिसर्च हुआ करते थे। सबसे ज्यादा अगर बेस्ट ऑर्गेनिक सेंटर की अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो आरसी का फार्म है वो बेस्ट ऑर्गेनिक यूनिट के रूप में डेवलप हुआ। लेकिन नेचुरल फार्मिंग जो है, एमपीयूटी ने एक कोर्स डिजाइन किया जिस तरीके से बीएससी एग्रीकल्चर होता है, बीएससी हॉर्टिकल्चर होता है, बीएससी फॉरेस्ट्री होता है, उसी तरीके से भारत के अंदर जो है इस बार से, इस शैक्षणिक वर्ष से, इस एकेडमिक ईयर से एक कोर्स स्टार्ट होना था नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, नेचुरल फार्मिंग में ये दिखाया जाएगा कि जैसे कि मान लीजिए साउथर्न राजस्थान है, तो नेचुरली जो स्पीसीज यहाँ पर ग्रो होती है, मान लीजिए कि कोई मेडिसिनल क्रॉप है या कोई फॉरेस्ट प्लांट है, तो उनको किस तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं और किस तरीके से जो नेचुरली अकेरिंग हमारी जो भी स्पीसीज है उनको किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं, उनके बारे में बताना था। लेकिन ये कोर्स जो है डिजाइन हुआ है, लेकिन इस बार भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। रीजन ये रहे, आज भी जो है एमपीयूटी में इसी के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कि नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड इस बार बच्चों को एडमिशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो इसको जो है वो अभी भी लागू नहीं किया गया। इसका रीजन ये है कि जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि आरपीएससी जो है, आप एमएससी कर लो लेकिन आपके एमएससी एजी आएगा, जैसे एमएससी एग्रोनॉमी नहीं आएगा, एमएससी एग्रीकल्चर आएगा। ठीक है, तो कुछ रूल रेगुलेशन बने हुए हैं। तो एक बार अगर आप बीएससी नेचुरल फार्मिंग करा भी दोगे तो आगे क्या पता कि वो AAU में लेवे ना लेवे, स्टेट की जॉब में ले ना ले, तो आगे जो है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट का पता नहीं है। इस वजह से इस कोर्स को अभी भी लॉन्च नहीं किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का नया नाम क्या है, तो क्या है? नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग है। क्वेश्चन में अगर आपसे केवल एनसीओएफ की ही फुल फॉर्म पूछी जाए तो आपको नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग टिक करना है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए रीनेम क्या है या इसका नाम क्या कर दिया गया है, तब आपको ये नाम जो है याद करना है। ठीक है, अभी वर्तमान में हमारे भारत के जो है केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? कौन है? नरेंद्र सिंह जी तोमर। डॉक्टर नरेंद्र सिंह तोमर हो गए। किसी इंस्टीट्यूट ने उन्हें जो है वो पीएचडी की उपाधि दे दी गई थी। तो नौकरी जो है नरेंद्र सिंह तोमर से पहले मोदी गवर्नमेंट का जो फर्स्ट कार्यकाल था 2014 से 2019, उसमें डॉक्टर राधा मोहन सिंह जी जो है वो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। 16 फरवरी 2016 को एक इंस्टीट्यूट बनाया गया, कहां पर? सिक्किम के अंदर, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर बनाया गया? गंगटोक, सिक्किम में। कब बनाया गया? 16 फरवरी 2016। किसके द्वारा बनाया गया? राधा मोहन सिंह के द्वारा। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट भी जो है आपसे पूछा जा सकता है कि नौफ्री की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, ये कहां पर है? गंगटोक में। गंगटोक कहां है? सिक्किम के अंदर। 16 फरवरी 2016। आप में से मुझे कौन बताएगा कि नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है कहां लोकेटेड है? कहां पर है? गाजियाबाद, यूपी। ठीक है, ये आप यहाँ पर पॉइंट मार्क करके लिखेंगे। ये दो इंस्टीट्यूट है जो इंडिया के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर रिसर्च करते हैं, इसके बारे में याद रहेगा। ठीक है, एक बार आप लिखिएगा इनको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नॉर्थमोन ने एक बुक लिखी थी, लुक टू दी लाइन, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर वर्ल्ड के अंदर एक इंस्टीट्यूट बनाया गया, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। याद रखना है यहाँ पर क्या है? एग्रीकल्चर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो नाबार्ड है, इस नाबार्ड के अंदर नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, यहां पर भी जो ए है इसका मतलब एग्रीकल्चर है। क्या है? एग्रीकल्चर है। यदि आप एक दो क्वेश्चन जो है राइट करना चाहते हो अपने भविष्य के अंदर, आपको 5 से 7 मिनट का समय लगेगा। जो जहां जहां भी आपको ए वर्ड दिखाई दे उसका मीन जो है आपको जरूर पता होना चाहिए। जिस तरीके से नाबार्ड के अंदर ए जो है वो एग्रीकल्चर को डिनोट करता है, न कि एग्रीकल्चरल को। आईफोम के अंदर जो ए है वो एग्रीकल्चर को बताता है।
कहीं अधिकतर के साथ तो एग्रीकल्चरल लगा हुआ है, लेकिन नाबार्ड हो गया, आईफोम हो गया, यहाँ पर ए का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर है। ठीक है, तो जब भी आप ऐसे टर्मिनोलॉजी को लिखो, एक बार आप अपडेट होके मोबाइल पे सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक बार इसको लिखना, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग लिख लोगे ये? अच्छा, लक्ष्य चावला बोल रहे हैं मुझे ऑस्ट्रेलिया कंट्री पसंद है। पसंद, जाहिर सी बात है, पसंद करना सबका अधिकार है, क्यों दोस्त? क्यों भाई, ऐसी ज्यादा आ गई क्या? अच्छा, समझ रहा हूं मैं तुम क्या सोच रहे हो। हाँ, समझ रहा हूं। अभी कल 23 नवंबर, कल देव उठनी 11 बोला जाता है, जब देव उठ जाते हैं और शादी ब्याह का जो जो है सावा बोलते हैं वो स्टार्ट हो जाता है। अगर तुम्हारी दोनों की भी हार्दिक इच्छा हो रही हो तो चटमंगनी पट ब्याह कर लो कहीं। आपस वाला भी हो सकता है, क्योंकि धारा कौन सी है, 368, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, बॉन जर्मनी, एस्टैब्लिश 5 नवंबर 1972। चलिए लिखो इसको, थोड़ा जल्दी लिखो यार, है ना। लिखा? ये भी लिख लीजिए, इंडिया के अंदर 2.1 मिलियन हेक्टेयर एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र। अब इनको जब आपका पीजी का एग्जाम होगा उसके पहले 5 या 10 दिन पहले एक करंट अफेयर्स रिलेटेड जो है, जो जो अगर अपडेट उस टाइम पे आ जाता है, स्टेटिस्टिकल वाला पोर्शन भी कर देंगे। हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए एजेंसीज बनाई गई है, अपेडा की भी हम अभी बात करेंगे। अपेडा क्या होता है, अपेडा क्या है, नाफेड क्या है, एनपीओपी क्या है, एनपीओएफ क्या क्या? वो जो चेक करने वाला होता है ना भाई, ट्यूशन क्या होता है कि ऐसे नहीं बनता है, एक आदमी नहीं बनाता है। ट्यूशन के लिए एक्सपर्ट्स के पास क्वेश्चन, एक्सपर्ट जो है अपनी सब्जेक्ट के क्वेश्चन भेजते हैं। जैसे एग्रोनॉमी के क्वेश्चन कोई एक्सपर्ट भेजेंगे, 2-3 एक्सपर्ट भेजेंगे, और उनमें से रैंडमली जो है क्वेश्चन सेलेक्ट होते हैं। जब कोई क्वेश्चन भेजता है तो वो आंसर भी साथ में भेजता है। ठीक है, तो ऐसी गलती जो है वो कभी नहीं करेंगे। और ऐसी अगर गलती कर भी दी तो तुम जैसे महानुभाव जो विद्यार्थी हैं, वो जब उनकी आंसर की शो होगी ना, तो तब तुम रीड भी लगा सकते हो या जो भी हम कहें। लिख लिया क्या ये? चलिए, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद, रीनेमेट करके लिख लेना, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग। लिख लिया? नौकरी, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, गंगटोक, सिक्किम, 16 फरवरी 2016। ठीक है, राधा मोहन सिंह का नाम मेंशन करने की आवश्यकता नहीं, बहुत रेयरेस्ट केस है जब आपसे पूछा जाएगा।
दो तीन इंस्टीट्यूट के नाम और लिख लो। नेशनल एग्रीकल्चर, ठीक है। दो इंस्टीट्यूट हैं, एक अपेडा है और एक आपका नाफेड है, इन दोनों को भी आप मेंशन कर दीजिए। नाफेड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में, ठीक है, और अपेडा का भी दिल्ली में है, और अपेडा का भी दिल्ली। नीचे लिख लेना हेडक्वार्टर दिल्ली। अपेडा, देखो इसका नाम अलग चीज है और इसकी फुल फॉर्म थोड़ा अलग है ना। अपेडा का एग्रीकल्चरल प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, 13 फरवरी 1986 को इसकी स्थापना हुई। नाफेड नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, 2 अक्टूबर 1958 को इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली के अंदर। दोनों जो है कहाँ पर स्थित है? दिल्ली के अंदर, ठीक है। जनरली आपके एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर हम इसको कवर करेंगे। प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना कब स्टार्ट हुआ था? 2015 में, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 में, है ना। ये कुछ याद रखना, इन चीजों को भी लिख लिया क्या ये दोनों? दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ है? अपेडा और नाफेड के दिल्ली के अंदर। इन दोनों के अंदर जो ए है वो किसको इंडिकेट करता है? एग्रीकल्चरल को या एग्रीकल्चर को? एग्रीकल्चरल को। जबकि हमारा नाबार्ड हो या आईफोम हो, उसके अंदर जो ए है वो किसको इंडिकेट करता है? एग्रीकल्चर। लिख लिया? चलिए, इसके बाद में दो तीन इंस्टीट्यूट और है, उनका और लिख लें। एक आया था एनपी ओपे, नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, एनपी ओपे नेशनल। नेशनल फूड सिक्योरिटी 2000। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब स्टार्ट हुआ था? RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में, और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन भी 2007 में।
मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, MIDH का नाम सुना है आपने? कब हुआ था इसकी स्थापना? 2011 कुछ है, 2 अप्रैल 2011 है शायद, एक बार confirm करो। प्रधान मंत्री कृषि विकास, ये भी लिख लेना। एक को लिख लो, मिशन ऑफ NPOP, नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, और नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन दोनों के अंदर बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, एक बार लिखो आप, नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एक्ट जो आया था 2000 में और पास हुआ था 2001 के अंदर। ठीक है, NPOF जो है नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है कब आया था? 2004 के अंदर। NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन आया था 2007 में। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आया था 2007 के अंदर। उसके बाद में प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना जो है कब आया? 2015 के अंदर। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर 1 अप्रैल 2014 में। ठीक है, शायद पीजी में या डब्ल्यू के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, MIDH की स्थापना कब हुई थी? देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर इन दोनों टर्म में होता है। इंस्टीट्यूट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन किया जाता है। एक होता है NPOP और एक होता है NPOF। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन पार्लियामेंट के अंदर या एक्ट जो आया था ये कब आया था? 2000 के अंदर। लेकिन पास, एक एक्ट का आना होता है और एक पास होना होता है। एक्ट का आने का मतलब क्या है कि जैसे जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं वो एक्ट बना दिया है कि ये होना चाहिए, लेकिन वो पहले जो है लोकसभा के अंदर जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति जो है फाइनल इसमें साइन करता है। तो उस दरमियान जो टाइम गैप रहा इसमें वो कितना रहा? 1 साल का रहा। तो एक्ट कब आया था? 2000 में, और पास कब हुआ था? 2001 के अंदर। इन दोनों के अंदर ये दो चीजें याद रखना है। NPOF नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग जो था इसी को नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट किया गया था। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? 2004 के अंदर। जब प्रोजेक्ट की बात होगी तो प्रोजेक्ट होगा, आपने भी देखा होगा कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंदर या जहां हम पढ़ते हैं वहां पर अलग अलग प्रोजेक्ट आते हैं। तो प्रोजेक्ट किसके लिए होंगे? फार्मिंग के लिए होते हैं। तो याद रखना है, जहां प्रोजेक्ट वर्ड होगा वहां पर पीछे क्या होगा? फार्मिंग होगा। यानी जहां पर प्रोजेक्ट आ गया वहां पर फार्मिंग होगा, प्रोग्राम है तो क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। ये चीज आपको याद रखना है, इस पी को आपको पकड़ना है। ठीक है, इन दोनों में आपका बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, प्रोग्राम है या प्रोडक्शन है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ये इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कुछ बातें थी, आप सभी ने ये लिखा क्या? इसके बाद में लिख लिया ये। इसके बाद में हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर सर्टिफिकेशन के बारे में। सर्टिफिकेशन, ठीक है, सर्टिफिकेशन की बात करने से पहले मैंने आपको कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में बताया, अपेडा के बारे में बताया, नाफेड के बारे में बताया। ठीक है, यदि मैं बात करता हूं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब
कोई फार्म है, ठीक है, फार्म से लेकर कंज्यूमर तक पूरी ये जो चेन है ये ऑर्गेनिक चेन होना चाहिए। यानी आपने सुना होगा इनपुट और आउटपुट, इसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में प्रोडक्शन कहा जाता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ इनपुट टू कन्वर्ट ऑफ आउटपुट, इसे क्या कहा जाता है, प्रोडक्शन प्रोसेस कहा जाता है या प्रोडक्शन कहा जाता है। तो इसी तरीके से जब भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये नहीं है कि फार्म पर हमने चीजों को ऑर्गेनिकली क्या कर लिया है, प्रोड्यूस कर लिया है, उनका यहाँ तक ही वो सीमित नहीं है। फील्ड की प्रिपरेशन से लेकर यानी इनपुट एप्लीकेशन से लेकर वो फाइनल आउटपुट जो कंज्यूमर उसको फीड करेगा, उसका यूज करेगा, वहां तक पूरी चेन क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिकली मेंटेन होना चाहिए। इस प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए जो कई सारी एजेंसीज बनाई हुई है, एजेंसीज के अंदर कुछ इंस्टीट्यूट जो है वो उनका भी स्थापना किया गया है। जैसे कि हम देखते हैं अपेडा, अपेडा का क्या काम है, एग्रीकल्चरल प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी एक ऐसी अथॉरिटी है कि भाई एग्रीकल्चर के अंदर फील्ड लेवल पर तो इंस्पेक्शन ऑफिसर होंगे, लेकिन फाइनली वो प्रोडक्ट मार्केट में अगर जाएगा तो मार्केट के लिए एक अपेडा का भी क्या होना चाहिए, उनके पास लाइसेंस होना चाहिए कि आप अपेडा ने जो है इसको अप्रूवल दिया है। अप्रूवल किसका, कि जब प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो हम पोस्ट हार्वेस्ट बोलते हैं उसके लिए, या प्रोसेस फूड प्रोडक्ट उसके लिए यूज किया जाता है। तो एग्रीकल्चरल प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना इसीलिए किया गया है कि वो इंस्पेक्शन करते हैं। मान लीजिए कोई चीज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होती है तो उसके लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट होते हैं। आपने सेंट्रल लेबोरेटरीज देखा होगा कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर या संभाग लेवल पर जो है फाइटोसैनिटरी लैब होती है। वो क्या इंडिकेट करती है, वो पर्टिकुलर कमोडिटी जो एक्सपोर्ट हम करेंगे उसका एक फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट उसके साथ होता है कि कोई वीड जो है इसके साथ नहीं है, कोई इंसेक्ट इसके साथ नहीं है, कोई डिजीज इसके साथ नहीं है। क्योंकि क्वारंटाइन वर्ड आपने सुना होगा, या एंटोमोलॉजी में सर और डिटेल से आपको क्वारंटाइन के बारे में बताएंगे, तो उसके लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। और इसी तरीके से इंडिया के अंदर किसी भी ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को बेचने के लिए कुछ एजेंसीज बनाई गई है जो ये डिसाइड करती है कि ये प्रोडक्ट क्या है, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है। क्लियर हुआ क्या? इसके लिए सर्टिफिकेशन के लिए कुछ स्टेप्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है सर्टिफिकेशन का स्टेप नहीं है या कौन सा सर्टिफिकेशन का पार्ट नहीं है। सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो सर्टिफिकेशन क्या होता है, पंजीकरण इसे कहा जाता है। सर्टिफिकेशन का मतलब है ये है, एक हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा लोगो या एक ऐसी प्रोसेस जो क्या करती है, निर्धारित करती है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, ऑर्गेनिक है या नहीं है, वो क्या है आपका सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन के अंदर आपको सर्टिफिकेशन प्रोसेस की स्टेप्स याद रखना है, ठीक है, स्टेप्स। तो SCDPIFR, ठीक है, सुभाष चंद्र की डीपी जो है IFR या जो भी आपको याद रखे उस तरीके से इस चीज को याद रखना है। सबसे फर्स्ट वर्ड यहां पर है स्टडी, ठीक है, सेकंड है कॉम्प्लीएंस, ठीक है, थर्ड है आपका डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन, फोर्थ है आपका प्लानिंग, ठीक है, फिफ्थ है इंस्पेक्शन, सिक्स है फीस और सेवन है रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है। एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस के अंदर ये 7 स्टेप्स जो है आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के अंदर टोटल कितनी स्टेप्स होती है, 7 स्टेप्स होती है। जिस तरीके से सॉइल हेल्थ कार्ड के अंदर कितने पैरामीटर की स्टडी की जाती है, 12 पैरामीटर्स का स्टडी किया जाता है। इसी तरीके से सर्टिफिकेशन के अंदर कितने स्टेप्स हैं, 7 है। फर्स्ट स्टेप कौन सी है, स्टडी। स्टडी का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट का यदि हम उसको ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले मान लीजिए कोई इंस्पेक्शन ऑफिसर होता है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में हर संभाग लेवल पर जो है, जहां पर ज्वाइंट डायरेक्टर हुआ करता है, अभी वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर दिया गया है। उसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर के अंदर वैकेंसीज और ज्यादा आएगी, क्योंकि एक संभाग लेवल पर जो हुआ करता था हाईएस्ट ऑफिसर, वो ज्वाइंट डायरेक्टर हुआ करता था, लेकिन अब एडिशनल डायरेक्टर भी जो है एक पोस्ट सर्जित किया गया है, ठीक है। पहले एडिशनल डायरेक्टर जो है केवल मंत्री भवन में बैठा करता था, अब जो है संभाग लेवल पर भी जो है एक एडिशनल डायरेक्टर होगा। तो याद रखना है कि प्रत्येक संभाग लेवल पर एक जो है सर्टिफिकेशन ऑफिसर होता है, उसके साथ 2-3 कलीग्स और होते हैं। वो क्या करते हैं कि कोई भी फार्मर यदि ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है तो उसकी स्टडी करते हैं कि वाकई में ये क्या कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड है स्टडी।
स्टडी के बाद सेकंड आता है कॉम्प्लियंस। कॉम्प्लियंस को हिंदी में बोलते हैं अनुपालन करना। अनुपालन का मतलब ये होता है कि जो भी ऑर्गेनिक की चीजें हैं, क्या वो ऑर्गेनिक इनपुट यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, उन सारी चीजों का, यानी जो भी उसके प्रिंसिपल है, जो भी उसके स्टैंडर्ड्स है, उनकी वो पालना कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो सेकंड वर्ड आता है इसमें कॉम्प्लियंस। थर्ड आता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कि जिस जिस चीज का उसने यूज किया है उसका वो डॉक्यूमेंटेशन रखेगा, फाइल्स रखेगा कि हाँ इसने ये चीजें रखी है या ये अप्लाई किया, तो उसका प्रूफ उसको रखना होता है। प्लानिंग के बाद में कि भाई प्लानिंग उसको किस तरीके से प्रोडक्ट को तैयार करना है, किस तरीके से उसको हार्वेस्टिंग के बाद में बेचना है या जो भी है, वो किस में आता है, आपका प्लानिंग में। इंस्पेक्शन का मतलब फाइनली इंस्पेक्ट होगा, उसके बाद फीस यानी सर्टिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए कुछ फीस लगेगी। और रिकॉर्ड कीपिंग, उसने अब तक जो है वो कौन कौन से प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक सर्टिफाइड करवाया है या नहीं करवाया है, वो आता है आपका रिकॉर्ड कीपिंग में। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बन सकता है, सर्टिफिकेशन प्रोसेस के अंदर कितनी स्टेप्स होती है, तो आपको बताना है 7 स्टेप्स होती है। सीक्वेंसिंग पूछी जा सकती है। सीक्वेंसिंग याद रखना है कि स्टडी, कॉम्प्लियंस, डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग, इंस्पेक्शन, फीस एंड रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक है, ये चीजें याद रहेगी। जिस तरीके से इकोनॉमिक्स में 3R होते हैं, 3R होते हैं, 5P होते हैं, 5C होते हैं, 7P होते हैं, इसी तरीके से सर्टिफिकेशन प्रोसेस के अंदर भी ये 7 स्टेप्स आपको याद रखना है। एक बार आप इसको लिखिए, फिर हम थोड़ा सा पार्ट और बाकी है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, सर्टिफिकेशन के अंदर ये 7 स्टेप्स हैं जो आप एक बार मेंशन कर लीजिए। फर्स्ट है स्टडी, कॉम्प्लियंस। कॉम्प्लियंस अनुपालन इसे हिंदी में कहा जाता है। डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग, इंस्पेक्शन, फीस एंड रिकॉर्ड कीपिंग। देखा क्या? आपने आईएसआई का नाम सुना होगा, क्या नाम है आईएसआई की? आईएसआई लोग होता है, आप दूसरे आईएसआई का मत समझिएगा जो पाकिस्तान में चलता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन या कुछ ऐसा है इंस्टीट्यूट करके। वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर स्टैंडर्ड तैयार करते हैं कि पर्टिकुलर कमोडिटी के अंदर कौन सी मात्रा कितना होना चाहिए, उसको ये निर्धारित करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर भी एक ट्रेडमार्क मिलता है जिससे कि हम इसको बेचते हैं, तो उस लोगों का नाम क्या होता है उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है आईएसआई का, मतलब उसका नाम जो है आईएसआई है, लेकिन उसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। लिख लिया ये? चलिए, इसके बाद में लोगो, आईसीआर का जो लोगो है, आईसीआर का जो लोगो है उसके नीचे थीम क्या है, जो थीम या स्लोगन जो है, आईसीआर का स्लोगन क्या है? एग्री सर्च विद ह्यूमन टच। भाई दियाराम ये फीस लिखा हुआ है, FEE फी है ये ना। चलिए, लोगो की बात करते हैं तो इंडिया, जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का लोगो की बात करते हैं तो लोगो जो है उसमें लिखा होता है इंडिया ऑर्गेनिक। क्या लिखा होता है? इंडिया ऑर्गेनिक। ये एक ट्रेडमार्क है, ट्रेड मार्क है। लेकिन प्रोडक्ट जो है, जो प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हो वो एंटायरली यानी पूरा प्रोडक्ट ही ऑर्गेनिकली इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है, यानी एंटायर प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑर्गेनिकली। ठीक है, तो इसमें 100%, ठीक है, 95%,
देखिए 3 पॉइंट है, ये समझ लीजिएगा एक बार। अगर ट्रेडमार्क की बात करते हैं, भारत के अंदर कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो होता है उसको एक ट्रेडमार्क के नाम से बेचा जाता है, इंडिया ऑर्गेनिक। ठीक है, किस नाम से बेचा जाता है? इंडिया ऑर्गेनिक। जो प्रोडक्ट आपने तैयार किया है उस प्रोडक्ट के अंदर पूरा इंटायर प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑर्गेनिकली, यानी पूरा का पूरा प्रोडक्ट, यानी सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स ही क्या है आपके? ऑर्गेनिक है। क्या है? ऑर्गेनिक है। तो उसका जो प्रोडक्ट होगा उसके नीचे लिखा होगा 100% ऑर्गेनिक। क्या लिखा होगा? 100% ऑर्गेनिक। यदि मान लीजिए उस प्रोडक्ट के अंदर 95% इंग्रेडिएंट क्या है? ऑर्गेनिक है, 5% जो है ऑर्गेनिक नहीं है, या मान लीजिए एडमिक्सचर जो है उसमें किया गया है, तो उसको उसके नीचे क्या लिखा होगा? ऑर्गेनिक। यदि मान लीजिए प्रोडक्ट के अंदर मोर देन 70% इंग्रेडिएंट क्या है? ऑर्गेनिक है, तो उस प्रोडक्ट के नीचे लिखा होगा मेड विद ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स। एक चीज याद रखना है कि यदि मान लीजिए किसी प्रोडक्ट के अंदर लेस देन 70% इंग्रेडिएंट क्या है आपका? ऑर्गेनिक है, तो उसको ऑर्गेनिक कंसीडर नहीं किया जाएगा। उस प्रोडक्ट के ऊपर क्या नहीं लिखा होगा? ऑर्गेनिक मेंशन नहीं होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई उत्पाद है जिसके अंदर पूरे के पूरे इंग्रेडिएंट जो है क्या है? ऑर्गेनिक है, तो उसकी जब हम ब्रांडिंग करेंगे या उसका जब बेचेंगे तो उसके प्रोडक्ट पे क्या मेंशन होगा? 100% ऑर्गेनिक मेंशन होगा। यदि इस प्रोडक्ट के अंदर 95% इंग्रेडिएंट्स क्या है? ऑर्गेनिक है, तो उसके लिए प्रोडक्ट के नीचे क्या लिखा होगा? ऑर्गेनिक। 70 मोर देन 70% इंग्रेडिएंट यदि ऑर्गेनिक है तो क्या लिखा होगा? मेड विद ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स। और लेस देन 70% इंग्रेडिएंट अगर ऑर्गेनिक होगा तो उसको हम ऑर्गेनिक कंसीडर्ड नहीं करेंगे। समझ में आया ये चीज? एक बार आप इसको भी लिख लीजिए। लोगो जो है इंडिया ऑर्गेनिक है, जो कि ट्रेडमार्क का काम करता है। एंटायर प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑर्गेनिकली, 100% ऑर्गेनिक उसमें लगा रहेगा टैग। 95% इंग्रेडिएंट है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बाजार से खरीदते हो तो उसके पीछे जो है वो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं कि इसके अंदर 5% ये है, 6% ये है, या 10% ये है, और नीचे जो है कोई ना कोई टैग जो है या थीम जो है वो मेंशन होती है। किसी प्रोडक्ट के अंदर यदि मान लीजिए ऑर्गेनिक लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको समझना है कि 95% जो है उसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या है? ऑर्गेनिक है। लिखा क्या? लिख लिया? चलिए, ये लगभग लगभग आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो खत्म हो चुका है। कोई भी अगर नई चीज हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में और मिलेगी तो हम यहाँ पर इसको मेंशन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीजें जो हैं और आप या तो फैक्ट्स रूप में जो है डाल लीजिए। एक क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है प्रिसीजन फार्मिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो प्रिसीजन फार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रिसीजन फार्मिंग क्या होती है? ठीक है, तो थोड़ा सा हम प्रिसीजन फार्मिंग को भी देख लेते हैं। यहीं एक पेज खाली छोड़ देना और आगे फार्मिंग। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग आपका कंप्लीट हो चुका है, और भी कुछ चीजें अगर अपन को याद आएगी तो साथ में लिखेंगे। विकास नागर बोल रहे हैं स्लाइड बैक करना। लो भाई देखो, प्रिसीजन फार्मिंग, प्रिसीजन का हिंदी में मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या मीन होता है प्रिसीजन? प्रिसाइज है यार, ये तो बहुत उचित है। ठीक है, उचित वर्ड इसके लिए प्रॉपर है, मतलब एकदम स्मार्ट तरीके से जो काम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिसाइज बोलते हैं। ठीक है, प्रिसीजन फार्मिंग का मतलब प्रिसीजन फार्मिंग का मतलब ये होता है कि लोकेशन स्पेसिफिक फार्मिंग करना। लोकेशन स्पेसिफिक फार्मिंग का मतलब क्या है कि वहां पर अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, उन अवेलेबल रिसोर्सेज के बेसिस पर जो है फार्मिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करना क्या कहलाता है? प्रिसीजन फार्मिंग कहलाता है। प्रिसीजन फार्मिंग और रिमोट सेंसिंग के अंदर जो है कुछ डिफरेंस है। आप अगर कभी बीकानेर गए हो, SKRO बीकानेर के अंदर, तो वहां पर जो है क्रॉप वोट
मॉडल चलते हैं, क्रॉप वाटर मैनेजमेंट मॉडल चलते हैं, वो एक प्रिसीजन फार्मिंग का एक उदाहरण है। जिस तरीके से क्रॉप को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ऑटोमेटिक इरिगेशन शेड्यूलिंग वहां पर किया गया है। जोधपुर में भी अगर कभी आप गए हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के पीछे जो है इरिगेशन शेड्यूलिंग बना हुआ है। प्रिसीजन फार्मिंग का मतलब ये है अवेलेबल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करना। साइट स्पेसिफिक फार्मिंग भी इसे कहा जाता है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर भी इसे कहा जाता है, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी भी इसे कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन अभी एआरओ के अंदर पूछा गया था 27 सितंबर 2022 के अंदर जब पेपर हुआ था एग्रोनॉमी के अंदर कि वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखना है कौन सा है, प्रिसीजन फार्मिंग। प्रिसीजन फार्मिंग की एक डेफिनेशन हम लिखेंगे, लेकिन इससे पहले आप इसको क्या कहा जाता है वो याद रखना है। प्रिसीजन फार्मिंग known as a site specific farming और VRT यानी वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी या क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ये तीन नाम जो है प्रिसीजन फार्मिंग के हैं, साइट स्पेसिफिक फार्मिंग, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ठीक, इसके अलावा ये लिखा क्या आपने, एक बार लिखो इसको। प्रिसीजन फार्मिंग में साइट स्पेसिफिक फार्मिंग, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी या क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जो है प्रिसीजन फार्मिंग को कहा जाता है। लिखा? चलिए, इसके बाद में एक नाम आपने सुना होगा साइट स्पेसिफिक, नहीं लिखा? चलो लिखो, एक बार लिखो। इसकी डेफिनेशन लिखना, एप्लीकेशन ऑफ, लिखो, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड टेक्नोलॉजीज। प्रिसीजन फार्मिंग की डेफिनेशन लिखना, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड टेक्नोलॉजीज, प्रिंसिपल्स एंड टेक्नोलॉजीज टू मैनेज, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड टेक्नोलॉजीज टू मैनेज स्पेशियल, स्पेटियल बोल सकते हो आप, थोड़ा प्रोनाउंस, स्पेटियल एंड टेम्पोरल, स्पेटियल एंड टेम्पोरल, स्पेटियल एंड टेम्पोरल वेरिएबिलिटी, स्पेटियल एंड टेम्पोरल वेरिएबिलिटी associated with all aspects of agriculture production for the purpose of improving crop performance, the application of principle and technology, एक बार और लिख लो, application of principle and technology to manage the spatial and temporal variability associated with the all aspects of agriculture, ठीक है, for the improving of crop performance। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिसीजन फार्मिंग कहा जाता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर दो चीजें हैं कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसे प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन करना है, किसके लिए करना है, मैनेज करने के लिए, किसको, स्पेटियल एंड टेम्पोरल। एक बार और लिख लो, द एप्लीकेशन ऑफ, लिख लो, प्रिंसिपल एंड टेक्नोलॉजीज, एक बार चेक कर लेना, द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड टेक्नोलॉजी टू मैनेज द spatial and temporal variability which associate with all aspects of agriculture for improving the crop performance, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसीजन फार्मिंग कहा जाता है। अब ये प्रिसीजन फार्मिंग क्या है, इसको सीधे शब्दों में हम समझते हैं। पहली लाइन लिखा हुआ है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड टेक्नोलॉजी, यानी हमें कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स को, ऐसे टेक्नोलॉजीज को अप्लाई करना होगा, कहां पर या किस लिए,
टू मैनेज द स्पेटियल एंड टेम्पोरल। स्पेटियल का मतलब होता है कि स्थान संबंधी, लोकेशन संबंधी जो वेरिएबिलिटी है उसके लिए, टेम्पोरल यानी टाइम के बेसिस पे, यानी किस तरीके से टाइम यानी उनकी डिमांड के बेसिस पे, या जर्मिनेशन के टाइम पे कितनी वाटर की रिक्वायर्ड है, फिर फ्लावरिंग के टाइम पे कितने पानी की आवश्यकता है, तो उसके अंदर जो वेरिएबिलिटी है उस वेरिएबिलिटी को कंट्रोल करते हुए, उस वेरिएबिलिटी के अनुसार जो है हमें ऐसे टेक्नोलॉजी और ऐसे प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन करना है ताकि वो उस फील्ड की स्पेटियल और टेम्पोरल वेरिएबिलिटी को क्या कर सके, मैनेज कर सके। किसी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर की जितनी भी एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो हमारी क्रॉप मैनेजमेंट की बात हो, सॉइल मैनेजमेंट की बात हो, वाटर मैनेजमेंट की बात हो, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात हो, उन सारी एस्पेक्ट्स से रिलेटेड जितनी भी वेरिएबिलिटी है, वेरिएबिलिटी कौन सी, स्पेटियल और टेम्पोरल, उन वेरिएबिलिटी को मैनेज करने के लिए हम कुछ प्रिंसिपल्स या टेक्नोलॉजीज का एप्लीकेशन करते हैं। किस लिए करते हैं, ताकि हमारा क्रॉप का परफॉर्मेंस अच्छा रहे। तो उस तकनीक को, उस फार्मिंग को क्या बोलते हैं, प्रिसीजन फार्मिंग कहा जाता है। यहां पर वर्ड आया है स्पेटियल। स्पेटियल लोकेशन को इंडिकेट करता है। जब लोकेशन को इंडिकेट करता है तो इसको हम बोलते हैं साइट स्पेसिफिक फार्मिंग। सेकंड वर्ड यहां पर आया वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी को इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन दोनों के अंदर जो वेरिएबिलिटी है, उस वेरिएबिलिटी के अंदर रेट का मतलब चेंजेस होना, ठीक है। तो वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी इसलिए कहा जाता है कि ऐसी तकनीक जो इस चीज का निर्धारण करती है कि क्रॉप को कितनी चीज में, कितनी मात्रा में आवश्यकता है, तो इसलिए क्या कहा जाता है, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी कहा जाता है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, इसको क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके अंदर एक वर्ड है टेम्पोरल। टेम्पोरल जो है वो टाइम को इंडिकेट करता है। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है कि जो हमारा क्लाइमेटिक सिस्टम है उसके अंदर लॉन्ग टर्म जो एवरेज है उसमें चेंजेस होना क्लाइमेट चेंज कहलाता है। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर उदयपुर का नवंबर के महीने में 30 डिग्री सेल्सियस होता था, लेकिन मान लीजिए 35 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। पिछले 30 सालों से तो 30 डिग्री सेल्सियस होता था, लेकिन इस बार 35 डिग्री सेल्सियस हुआ है। मींस जो क्लाइमेट एवरेज था उसमें कहीं ना कहीं क्या हुआ है, चेंजेस हुआ है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। टेम्पोरल इसलिए वर्ड यूज किया गया है क्योंकि ये किसको इंडिकेट करता है, टाइम को इंडिकेट करता है। तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर यानी जो क्लाइमेट चेंजिंग हो रहा है उसके प्रति हम किस तरीके से क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, लगा सकते हैं, वो भी आपका क्या कहलाता है, प्रिसीजन फार्मिंग के अंदर आता है। तो इनको जो है, या प्रिसीजन फार्मिंग को 3 नाम से और जाना जाता है, साइट स्पेसिफिक फार्मिंग, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। याद रहेगा, आपसे सिंपल क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि प्रिसीजन फार्मिंग का दूसरा नाम क्या है, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी या वीआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये चीज आपको याद रखना है। इसके बाद में प्रिसीजन फार्मिंग के अंदर एक टर्म आता है जो आपको पता होगा, साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। जिस तरीके से इकोनॉमिक्स में 3R होते हैं, उसी तरीके से साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जिसको हम SSNM कहा जाता है, इसके अंदर जो है 4R होते हैं। कितने R होते हैं, 4R होते हैं, ठीक है। फर्स्ट R इंडिकेट करता है राइट पैलेस, ठीक है, राइट टाइम, राइट मैनर, राइट अमाउंट। यानी पर्टिकुलर लोकेशन पर यदि हमें न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट करना है तो उसको एक टर्म के नाम से जाना जाता है, साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके अंदर कितने आर होते हैं, तो 4R होते हैं। फर्स्ट आर क्या इंडिकेट करता है, राइट पैलेस को इंडिकेट करता है। सेकंड राइट टाइम को करता है, राइट मैनर को, मैनर का मतलब मेथड यानी किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं, राइट अमाउंट को, यानी मान लीजिए कोई पर्टिकुलर क्रॉप हमने ग्रो कर रखा है तो वो स्थान कैसा है, ड्राईलैंड सोइल है, ड्राईलैंड कंडीशन है या इरिगेटेड कंडीशन है, तो ये डिसाइड करता है कि हमें फर्टिलाइजर कौन सा अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद में राइट टाइम यानी किस समय जो है हम फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करना है, राइट मैनर किस तरीके से हमें करना है, और राइट अमाउंट कितनी मात्रा में करना है। तो 4R किसके अंदर आते हैं, साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, ये याद रहेगा। तो ये प्रिसीजन एग्रीकल्चर के अंदर केवल, या प्रिसीजन फार्मिंग के अंदर केवल आपको ये चीजें याद रखना है। एक चीज और आपको, मैं शायद 2-3 बार आपने भी पूछा है, मॉनेटरी एडवांटेज इंडेक्स का फॉर्मूला, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने आपको जो लिखाया है मॉनेटरी एडवांटेज इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, MAI कहा जाता है। मैंने शायद आपको LER इनटू वैल्यू, कंबाइंड वैल्यू ऑफ इंटरक्रॉप्स ऐसे कुछ लिखा रखा है, ये लिखा रखा है, इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लेना। मॉनेटरी एडवांटेज इंडेक्स की जब भी हम बात करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है LER -1 डिवाइडेड बाई
LER into value of combined इंटर क्रॉप्स। ठीक है, जहां भी आपने मॉनेटरी एडवांटेज इंडेक्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। ठीक है, फ्लो में मेरे को भी याद नहीं रहा। LER -1 डिवाइडेड बाई LER इनटू वैल्यू ऑफ कंबाइंड इंटरक्रॉप्स। LER जो है लैंड इक्विवेलेंट रेशो को इंडिकेट करता है। ठीक है, LER किसको बताता है? लैंड इक्विवेलेंट रेशो को। किसने दिया था ये टर्म? बिल्ले ने दिया था, जो कि इल्ड एडवांटेज बताने का काम करता है। यहाँ पर जो इल्ड यूज की जाती है वो इकोनॉमिक इल्ड होती है। ठीक है, तो मॉनेटरी एडवांटेज इंडेक्स जो है, जो लैंड इक्विवेलेंट रेशो हमने पढ़ा था, लैंड इक्विवेलेंट रेशो जो हमने पढ़ा था क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर, वहां पर लिखा हुआ है मॉनेटरी एडवांटेज इंडेक्स, जिसको हम MAI बोलते हैं। LER -1 डिवाइडेड बाई LER इनटू वैल्यू ऑफ कंबाइंड इंटरक्रॉप। दोनों इंटरक्रॉप जो हम इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में लगा रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, उसको अगर इस फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो क्या निकल जाता है? मॉनेटरी एडवांटेज इंडेक्स। टाइम ऑफ सोविंग जो है वो एक मॉनेटरी इनपुट है या नॉन मॉनेटरी इनपुट है? टाइम ऑफ सोविंग, टाइम ऑफ सोविंग, अगर तू ये निश्चित करेगा कि तुझे बुआई कब करनी है तो उसमें पैसा लगेगा क्या? तुझे बुआई कब करना है तो इसमें पैसा खर्च हुआ है क्या सोचने में? 10 नवंबर को कर रहा था तो 15 नवंबर को कर रहा है, इसमें क्या पैसा खर्च हुआ है क्या? तो टाइम ऑफ सोविंग इस तरीके से जो ये चीजें हैं, या एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर जो है, ये नॉन मॉनेटरी इनपुट की कैटेगरी में आते हैं। आपसे पूछा जा सकता है मॉनेटरी कौन सा होता है, नॉन मॉनेटरी कौन सा होता है। ठीक है, कैपिटल फॉर्म ऑफ मनी को मॉनेटरी टर्म कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें जो थी आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रिसिजन एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसके बाद में हम कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और 26 तारीख को आपका जो पेपर होगा उसमें सारी चीजें आएंगी ये। ठीक है, 20 क्वेश्चन है, सुनो 20 क्वेश्चन है, ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन रखेंगे 5 से 6 क्वेश्चन, बाकी के तुम 20 के 20 राइट कर दोगे। ठीक है, ओके जी, मिलते हैं कल। किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई कुछ पूछना हो, मतलब